हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का AKTU पेपर कोड BAS 203 2022-23 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने सेक्शन A और सेक्शन B सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग इस पेपर का सेक्शन C सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन C के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखिए। सेक्शन सी में ये है आपका दो क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से सेक्शन सी स्टार्ट होगा। दो क्वेश्चन ये हैं और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट, क्वेश्चन 6 के ये दो पार्ट हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 ये क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा किसी भी मेथड से। तो CF निकालते हैं, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका D2 + 1 × y दिस इक्वल टू cosec x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² + 1 दिस इक्वल टू 0। तो m = 0 ± i, है ना, 0 ± i। अगर रूट अल्फ़ा ± i बीटा हो तो CF क्या होता है, e⁻⁴x × C1 cos βx, है ना। रूट अगर कॉम्प्लेक्स हो, अल्फ़ा ± i बीटा हो, तो CF का फार्मूला क्या है, CF = e⁻⁴x × C1 cos βx + C2 × sin βx। ये है, अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो ये फार्मूला है CF का। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो e⁻0 1 और बीटा की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा C1 cos x + C2 sin x। CF की वैल्यू हो जाएगी, तो CF की वैल्यू हो गई C1 cos x + C2 sin x। इसको y1 और इसको y2 मान लेते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए। तो C1 y1 + C2 y2 से, इसका मतलब y1 की वैल्यू cos x और y2 की वैल्यू sin x हो गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, pi = a × y1 + b × y2। ये फार्मूला है a × y1 + b × y2। जो y1 y2 पहले था यही हो जाएगा, यहाँ a और b आ गया। a और b क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है, a = -r y2 / y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 × dx। r क्या है, जो राइट साइड में है इक्वेशन, है ना, ये r कहलाता है। और y1 y2 क्या है वो पता ही है, dx। तो a में पहले माइनस होता है -r, और b में क्या हो जाएगा, b = r/, ये वाला माइनस का और ये प्लस का होता है r। पहला वाला y2 होता है, इसमें y1 हो जाएगा, y1/y1 × y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ये बेसिकली w होता है। w की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 जो डिनोमिनेटर है, इसको डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं y1 y2 जो दिया हुआ है, इसको आपने y1 इसको y2 माना है। तो और सेकेंड रो में हो जाता है इन्हीं का डेरिवेटिव, y1 का y1 डैश y2 का y2 डैश, है ना। इसका डिटरमिनेंट हटाओगे तो यही आ जाएगा, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। y1 की वैल्यू cos x, y2 की वैल्यू sin x। cos x sin x है, इनका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। इस डिटरमिनेंट को हल कर लो तो हो जाएगा cos² x + sin² x, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो गई। a और b निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो, और y1 y2 की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा pi हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो a की वैल्यू क्या है, -r का मान क्या है, r का मान है आपका ये cosec x। सो -r × y1 का मान क्या है, y2 -r × y2, फार्मूला है -r × y2। सो -r का मतलब cosec x, y2 का मतलब है sin x। ये आपका y2 है ना, दूसरा वाला y2 है, y2 का मान sin x अपन इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, 1 आ गई dx। दिस इक्वल टू cosec को लिख सकते हैं 1/sin। सो sin और sin कैंसिल हो गया, -dx आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया -x। तो a की वैल्यू निकल चुकी। अब हम लोगों को क्या चाहिए, b की वैल्यू निकालो। तो b =
इक्वल टू इंटीग्रल आर इंटू वाई वन अपान वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश वाई टू, है ना। तो ये देखिए बी का फार्मूला, तो आर की वैल्यू फिर वही है कॉसेक एक्स और वाई वन की वैल्यू कॉस एक्स अपान इस डिटरमिनेंट की है ना, इसकी वैल्यू तो 1 निकली है, निकाल ही चुके हैं डी एक्स। दिस इक्वल टू, इसको चेंज कर लो साइन में, सो कॉस एक्स अपान साइन एक्स मतलब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, फार्मूला था क्या था पी आई का, पी आई इज इक्वल टू ए इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू। तो ए की वैल्यू क्या निकली है माइनस एक्स, सो माइनस एक्स इंटू वाई वन मतलब कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या निकली है लॉग साइन एक्स इंटू वाई टू की वैल्यू साइन एक्स है, ये वाई वन है और ये वाई टू। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू है सी वन कास एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और पी आई की वैल्यू आपकी यही है, तो माइनस एक्स कास एक्स, इसको इधर कर लीजिए, तो साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया, यही। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं सब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए, सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ता है, चाहे जिस मेथड से सी एफ निकाल रहा हो। अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट का है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, अदरवाइज और मेथड लगा के हम लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालते ही वाई वन वाई टू क्लियर होगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी, जिसमें भी आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाओगे वो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये वाई वन और वाई टू यहाँ से मिल जाएगा। और सो पी इज इक्वल टू ए इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, जहाँ पर ए और बी की वैल्यू इससे रख देंगे, और ये ए और बी निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, पी आई हो गया और सी एफ निकाल ही चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग बाय द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये दिया है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके निकालना है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स को चेंज करके निकालना है। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई दिस इक्वल टू आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे, इससे हमको क्या मिलेगा, पी क्यू और आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो कितना हुआ, ये तो गिवन इक्वेशन है, फिर x से डिवाइड कर लिया तो हो गया डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स डी वाई अपान डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, एक x कैंसिल होगा तो 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब कंपेयर कर लो, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर, तो ये वैल्यू आपकी p हो गई, ये हो गई q और ये हो गई r। सो p इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स, चिन्ह सहित लिखना है, p इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स, q इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर और r की वैल्यू 8x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये r की वैल्यू हो गई। अब चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद इक्वेशन क्या बनती है, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, x को z में चेंज करने के बाद इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, डी टू वाई पान टी जेड स्क्वायर, है ना, यहाँ z आ जाएगा, डी टू वाई पान डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई पान डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन। अब यहाँ पर नई चीज़ क्या आ गई, पी वन क्यू वन और आर वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी वन की वैल्यू P1 देखिए, अब P1 Q1 R1 सब में अपान में डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा, सब में P1 इज इक्वल टू अपान में ये है, Q1 में भी अपान में सेम है और R1 में भी डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसी में जो स्टैंडर्ड फार्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फार्म की, इसी में इतने वाले पोर्शन में क्या करेंगे, x की जगह z रख लो, तो क्या हो जाएगा, डी टू जेड अपान y की जगह z रख लो इसमें, तो डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स, है ना, ये न्यूमरेटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या हुआ, डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपान डी एक्स, है ना, यानी स्टैंडर्ड फार्म में ही y की जगह, इतने पोर्शन में y की जगह z रख लो, तो सेम आ जाएगा इसका P1 का। तो P1 का कितना हो गया, डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपान डी एक्स, ये लिखा हुआ है देखिए, डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 इक्वल टू होगा Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर और R1 की वैल्यू R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अपान तो सबका
क्लियर है, P1 और Q1 और R1, Q1 इक्वल टू Q अपान R1 इक्वल टू R अपान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उसमें Q1 को कांस्टेंट लेते हैं, इसको कांस्टेंट लेंगे तो Q1 इक्वल टू कांस्टेंट, Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है Q अपान, और Q कितना है -4x², सो -4x² अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर, यहाँ Q की वैल्यू रखी है तो ये Q1 हो गया। Q1 इक्वल टू कांस्टेंट कहा है, तो देखिए ये भी माइनस है तो यहाँ आप माइनस का मानेंगे। ठीक है, दोनों का अगर ये प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का आप कोई कांस्टेंट मानना है, तो चाहे तो C मान लें या ये 4 मान लेते हैं तो 4 से 4 कैंसिल है ना, और या 1 मान लें है ना, माइनस के साथ में कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ -C मान लेंगे तब भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर -4 मान लेते हैं, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना, यहाँ माइनस है तो माइनस का ही मानना पड़ेगा, चाहे C मानो या 4 मानो या 1 मानो, कुछ भी मान सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा लास्ट में। तो हमने इसको -4 मान लिया, तो क्या हुआ, -4 कैंसिल, तो dz अपान dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x², dz अपान dx इक्वल टू +-x हो गया। तो इसका टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो z इक्वल टू हो गया x² अपान 2, मतलब 2z इक्वल टू x² आ जाएगा। तो x और z के बीच का ये रिलेशन हो गया, एक तो यहाँ हाईलाइट कर दीजिए। अब हमको P1 Q1 और R1 की वैल्यू, P1 Q1 और R1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगी। अभी हमारे पास जो है इनके कोफिशिएंट वेरिएबल है, ये देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये करने के बाद अभी हमको जो ये इक्वेशन मिलेगी ये वेरिएबल कोफिशिएंट की मिलेगी। तो चलिए देखते हैं P1 की वैल्यू क्या आती है। P1 इक्वल टू क्या फार्मूला है, d2z अपान dx² प्लस P इंटू dz अपान dx। तो dz अपान dx ये है, इसका एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, तो d2z अपान dx² का मतलब 1 हो गया, प्लस P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है -1 अपान x, देखिए P की वैल्यू -1 अपान x हो गई, और इंटू dz अपान dx तो x है, अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर x² हो गया, दिस इक्वल टू x कैंसिल, 1 - 1 0 आ गया, तो P1 की वैल्यू तो 0 हो गई। R1 इक्वल टू R अपान dz अपान dx होल स्क्वायर, तो r की वैल्यू ये थी, dz अपान dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आपका x² आया अपान x², तो x² कैंसिल हुआ, 8 साइन x² आ गया। और x² को अब चूँकि z में चेंज करना है तो x² की जगह यहाँ जो रिलेशन आएगा उसको x को z में चेंज कर लेंगे, तो x² को हम 2z लिख सकते हैं, तो x² की जगह 2z हो गया, तो 8 साइन 2z आ गया R1 की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 क्या रिड्यूस होकर आ जाएगी, ये जो हम लोगों ने माना था इक्वेशन 2, अब ये क्या बन जाएगा, P1 निकल चुका, Q1 और R1। Q1 कितना है, Q1 आपने माना है -4 है ना, यही वैल्यू तो Q1 है, Q1 को आपने -4 मान लिया है, तो ये वैल्यू रख लीजिए सारी। तो d2y अपान dz², P1 0 आया है, Q1 की वैल्यू -4 इंटू वाई दिस इक्वल टू R1 की वैल्यू 8 साइन z आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, d2y अपान dz² -4y इज इक्वल टू 8 साइन z हो गया। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, तो इसका CF/PI निकाल के हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको D में लिख लो, d2 - 4 इंटू वाई दिस इक्वल टू 8 साइन x, 2x लिख सकते हैं, जहाँ D का मतलब है d अपान dz है ना, d अपान dz, तो d2y अपान dz² हो जाएगा, d2y कामन ले लो तो -4। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस इतने पार्ट में D की जगह m रख लेते हैं, तो क्या हो जाए, और 0 के इक्वल कर लो, तो m² - 4 इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। तो m इज इक्वल टू +-2, ये दोनों रूट रियल हैं, एक +2 दूसरा -2, तो CF क्या होता है, अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो तो C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x, तो m1 की वैल्यू +2, m2 की वैल्यू -2, तो C1 e पावर m1x, m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू -2, तो ये तो हमारा CF हो गया। ठीक है, देखिए D का यहाँ D कैपिटल D अपान dz है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो यहाँ पर z आएगा, ठीक है, x नहीं होगा, CF की वैल्यू जो निकलेगी वो z के टर्म्स में होगी, तो C1 e पावर m1z प्लस C2 e पावर m2z। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू आपने रख लिया। PI इज इक्वल टू, इसका PI निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 अपान d² - 4 इंटू 8 साइन 2z, ये PI हो गया। अब साइन का रूल क्या है, साइन का रूल है कि d² की जगह पे क्या रख लेते हैं, d² इज इक्वल टू -a² विद नेगेटिव साइन, a मतलब साइन ax है, तो a की वैल्यू ये हो गई 2, तो a यानी कि -2² का होल स्क्वायर नहीं है, 2² विद नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा, 2² विद
विथ नेगेटिव साइन, माइनस का 4 है ही है, डी स्क्वायर की जगह ही केवल रख पाएंगे, डी में कुछ नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो 8 तो ये वाला है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू साइन 2z है ना। ये रूल है कि डी स्क्वायर की जगह स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन और ये फिर एज इट इज़ रहता है। तो कितना हो गया, ये माइनस का 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल, माइनस का साइन 2z आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू क्या है, C1 ई पावर 2z प्लस C2 ई पावर माइनस 2z, और पी आई की वैल्यू निकली है कितनी, -2 साइन साइन 2z, ठीक है। अब z की वैल्यू रख लो, z में क्या रिलेशन निकला था, z की वैल्यू क्या निकली थी, यह था z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स और z में ये रिलेशन निकला था। तो एक्स स्क्वायर की 2z की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2z की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी 2z की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2z की जगह एक्स स्क्वायर। सो C1 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस C2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सबसे पहले हम लोग x को z में चेंज करते हैं और ये इक्वेशन निकालते हैं, d2y पान डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy पान डी जेड प्लस q1 दिस इक्वल टू r1, जहाँ पे p1 q1 और r1 की वैल्यू ये हो जाती है। बस आप उसके बाद फिर q1 को कांस्टेंट ले लेते हैं, q1 को कांस्टेंट ले लेंगे तो x और z के बीच का रिलेशन निकलेगा, वही उसी से फिर हम लोग p1 q1 और r1 निकाल के यहाँ पर रख देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। इसका सी एफ पी आई निकालोगे वो जेड के टर्म में निकलेगा और बाद में जेड की वैल्यू रख लो इस इक्वेशन से, तो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 रख लो बाद में, तो एक्स के टर्म में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन क्या था कि स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स निकालना है, वो भी कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके, क्योंकि कहा ना कि हेंस यानी पहले स्टेटमेंट दो कन्वोल्यूशन थ्योरम का, उसके बाद उसी को यूज करके ये निकालना होगा इनवर्स लाप्लास, ठीक। इसको डायरेक्ट निकालोगे तो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है कि इफ़ एल ऑफ एफ टी, दो फंक्शन है एफ टी और जी टी, तो इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड एल ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस, देन एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, यानी ये जो दोनों हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और एल इनवर्स किसके बराबर होगा, 0 टू टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू। अब टी माइनस यू इसमें भी हो सकता है, तो और एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू 0 टू टी माइनस यू इसमें कर सकते हैं, एफ के साथ में एफ टी माइनस यू इंटू जी यू डी यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो अगर टी माइनस यू इसमें करना आसान हो तो इसमें कर लो, और इस वाले में करना आसान हो तो इसमें जी में कर लो, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जिसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है, ये दो फंक्शन चाहिए एफ एस और जी एस। तो एक फंक्शन हो गया एफ एस को हम लोग 1/s स्क्वायर और जी एस को 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट एफ एस इक्वल टू 1/s स्क्वायर एंड जी एस इक्वल टू 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो जिसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है 2 इंटू के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है तो ये 2 इंटू के रूप में अलग अलग फंक्शन है। तो एक को मान लिया हमने 1/s स्क्वायर, दूसरा 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो तो उससे एफ टी आ जाएगा, तो इन्वर्स लाप्लास। तो यल इन्वर्स एफ एस इक्वल टू यल इन्वर्स 1/s की पावर 1/s स्क्वायर, ठीक है, और एल इनवर्स जी एस इक्वल टू 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ टी एल इनवर्स एफ एस क्या होता है, एफ टी होता है। यल इनवर्स यल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, है ना। यल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, देखिए एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ एस। तो एल इनवर्स एफ एस क्या होगा, उसको उधर कर लो। तो एल इनवर्स एफ एस हमेशा किसके बराबर होगा, इसको हम लोग एफ टी लिख सकते हैं। तो एल इनवर्स एफ एस को एफ टी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है एल ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान एस की पावर एन प्लस 1, ये फार्मूला है। और आपको एस स्क्वायर चाहिए इनवर्स लाप्लास में, तो एल उधर करो, तो एल उधर करो, तो एल इनवर्स और एन फैक्टोरियल इधर कर लो, तो 1/s की पावर n प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा,
टी पावर एन अपान एन फैक्टोरियल। और आपको क्या चाहिए, एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर। तो एन की जगह 1 रख लो, एन की जगह 1, तो एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर इक्वल टू एन की जगह क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा टी पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल मतलब टी। तो एल इनवर्स 1 अपान एस की वैल्यू क्या हो गई, एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर की वैल्यू टी हो गई। और एल इनवर्स जी एस स्मॉल जी एस कैपिटल जी टी के बराबर हो जाएगा। इसका इनवर्स लाप्लास देखिए, यहाँ पर s प्लस 1 है ना, s प्लस 1, तो इस यहाँ s लाने के लिए e पावर माइनस टी इंटू में करना होगा, इंटू में e पावर माइनस टी कर दो। अगर s प्लस 1 है, s प्लस a, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कि एल इनवर्स एफ एस माइनस ए दिस इक्वल टू ई पावर ए टी इंटू एफ टी, ये फार्मूला होता है। और एफ टी को एल इनवर्स एफ एस लिख सकते हैं, तो ई पावर ए टी इंटू एल इनवर्स एफ एस, कहीं भी एफ टी को एल इनवर्स, क्योंकि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, तो एफ टी को एल इनवर्स एफ एस लिख सकते हैं। तो एस माइनस ए किस में चेंज हो गया, एस में, तो बाहर क्या करना पड़ा, ई पावर ए टी इंटू में करना पड़ा। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि एस प्लस 1 को एस बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई पावर माइनस 8, ए की वैल्यू क्या हो गई -1, तो यहाँ पर ई पावर 80 मतलब ई पावर माइनस टी इंटू एल इनवर्स, अब ये एस बन जाएगा, तो 1 अपान एस स्क्वायर। और अभी आपने देखा एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, टी आती है, तो ई पावर माइनस टी इंटू टी आ गया। ठीक है, अब चलिए फार्मूला लगाते हैं, एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अलग अलग करो, तो एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर इंटू 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एफ एस हो गया, ये जी एस हो गया। फार्मूले से क्या है, एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू क्या होता है, 0 टू टी एफ टी माइनस यू इंटू जी यू डी यू, है ना। तो टी माइनस यू चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें, तो देखिए टी माइनस यू इसमें करना आसान है या इसमें कर लें, छोटा है, तो इसलिए एफ वाले में टी माइनस यू कर लिया। तो इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। तो 0 टू टी एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी इज इक्वल टू टी है, तो टी माइनस यू क्या हो जाएगा, टी माइनस यू हो जाएगा। टी की जगह टी माइनस यू रख लो, तो यहाँ भी टी माइनस यू, यहाँ भी टी माइनस यू, तो एफ टी माइनस यू की जगह हो जाएगा टी माइनस यू इंटू जी यू की वैल्यू, ये देखिए ये जी टी है, जी यू चाहिए, टी की जगह यू रख लो, तो जी यू इज इक्वल टू ई पावर माइनस यू इंटू यू, तो ई पावर माइनस यू इंटू यू डी यू। ठीक है, अब u जो है इसके साथ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका यू टी माइनस यू स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस यू डी यू। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल लगा लो। एक देखिए इंटीग्रेशन का बहुत बढ़िया फार्मूला है, क्या एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। क्या कि इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4। देखिए u दिया है, फिर इसका डैश करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। अल्टरनेट साइन चलते हैं, v का इंटीग्रेशन किया तो v1 हो गया, v1 का करेंगे तो v2 हो जाएगा, v2 का करेंगे तो v3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ये फार्मूला बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है, खासकर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफार्म में। तो ये देखिए ये हमको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो ये एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, सॉरी एक फंक्शन u t माइनस यू स्क्वायर, यहाँ t एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या फार्मूला है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे इसका इंटीग्रेशन, तो ई पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस यू हुआ, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव कर लो u के रिस्पेक्ट में, तो t माइनस 2u, तो हो जाएगा t माइनस 2u, और इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस यू। फिर देखिए माइनस हो गया, अब की बार प्लस, इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2 आ गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन करो तो माइनस ई पावर माइनस यू, और अब आगे वाले में इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो इसलिए आगे के सब टर्म 0 हो गए और लिमिट हो गई 0 टू t। तो u की जगह t रखना है और लोअर लिमिट में 0, तो u की जगह t रख लो, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा जो कि 0 हो गया। ये हो गया आपका t माइनस 2t, तो माइनस का t आया, माइनस टी इंटू माइनस, तो प्लस का t हो जाएगा ई पावर माइनस टी और प्लस ये माइनस का 2
माइनस का, ये भी एक माइनस माइनस प्लस 2e पावर माइनस टी, यू की जगह टी रखना है। और फिर लोअर लिमिट u 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, u 0 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो गया और ये बचा तो, और e पावर 0 1 हो जाएगा, तो केवल t बचा, वो भी माइनस का एक लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस का t आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रख लीजिए e पावर u की जगह 0, तो e पावर 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक लोअर लिमिट से माइनस। ठीक, अब सेम पावर कलेक्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका प्लस का t e पावर माइनस टी कॉमन ले लो तो t ये हो जाएगा आपका t प्लस 2 और प्लस t माइनस 2, ये हो गया इन्वर्स लाप्लास। ठीक है, यल इन्वर्स 1/s² इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इन्वर्स लाप्लास टी के टर्म में आएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से एक एफ दिया था, उसका इन्वर्स लाप्लास निकाला, वो भी बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5b देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4b है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6 cos 2x, ये कंडीशन दी है, y0 इज इक्वल टू 3, y डैश 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस CFPI लगा के नहीं सॉल्व करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस प्लस वाई दिस इक्वल टू 6 cos 2x। ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन कौन से टर्म यूज होंगे, तो एल ऑफ, पहली चीज़ तो एल ऑफ वाई को हम लोग वाई बार मानेंगे, इसका मतलब यल इनवर्स वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इनवर्स वाई बार इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ ये यूज करेंगे। दूसरा एल ऑफ वाई डैश की वैल्यू एस इंटू वाई बार माइनस वाई 0 होगा। ठीक, और डबल डैश क्या हो जाएगा, एल ऑफ वाई डबल डैश दिस इक्वल टू एस स्क्वायर वाई बार माइनस एक एस इंटू y0 माइनस एक एस घटेगा तो एस की पावर घटेगी, तो ये अब y में डैश लग जाएगा, y डैश 0। इसी तरीके एल ऑफ y ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा बताइए, एस क्यूब वाई बार माइनस एक पावर एस की कम करो एस स्क्वायर वाई 0, अब आगे के सारे टर्म माइनस होंगे, माइनस एस इंटू अब y में डैश लगता रहेगा, माइनस ये हो जाएगा y डबल डैश 0। इस तरीके अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एल ऑफ, दोनों तरफ लाप्लास ले लो, तो एल ऑफ वाई डबल डैश प्लस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 इंटू एल ऑफ कास 2t, तो एल ऑफ वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस इंटू वाई 0 माइनस वाई डैश 0, और प्लस वाई, एल ऑफ वाई किसके बराबर है, वाई बार दिस इक्वल टू 6 इंटू एल ऑफ कास 80 होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 है तो एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब देखिए एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस इंटू वाई 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई 0 की वैल्यू 3 और वाई डैश 0 की वैल्यू 1, तो वाई 0 की जगह 3 रख लो, वाई डैश 0 की जगह 1 रख लो। ठीक है, तो माइनस 1 और प्लस वाई बार दिस इक्वल टू 6 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब अगला टारगेट है एक साइड में वाई बार, बाकी सब दूसरी साइड में भेजेंगे एस वाले टर्म, तो वाई बार ये और ये कॉमन ले लीजिए वाई बार, तो एस स्क्वायर प्लस 1 बाकी सबको उधर ले जाओ, तो प्लस का 3s प्लस 1 दिस इक्वल टू 6 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद फिर ये वाई बार केवल रोकना है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसको भी अपान में भेजो। ठीक है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो, तो वाई बार इक्वल टू 3s प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6s अपान एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको अगर अलग अलग कर लें तो 3s अपान इतने, तो 3s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इंटू एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा लेंगे, तो बाई टेकिंग द इन्वर्स लाप्लास, दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ले लो, तो एल इन्वर्स वाई बार दिस इक्वल टू 3 इंटू एल इन्वर्स एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल इन्वर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इंटू एल इन्वर्स एफ एस इंटू जी एस, दो फंक्शन हो गए, तो इसको हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम से लगा लेंगे। तो एल इनवर्स वाई बार किसके बराबर होगा, वाई एक्स, टी होता है लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी के बजाय एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग टी को एज ए एक्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वाई टी की जगह वाई एक्स लिख लेंगे, है ना, इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, वाई एल इनवर्स वाई बार किसके बराबर हो जाएगा, वाई एक्स के बराबर, दिस इक्वल टू 3 इंटू एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस
टी होता है, लेकिन टी को हमें एक्स लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि एल इनवर्स 1/s² + 1 किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर, प्लस 6 इंटू एल इनवर्स 0 टू टी, टी की जगह यहाँ x है तो 0 टू x इस जी यू है ना, तो ये हो जाएगा cos u और इंटू एफ यू इंटू जी टी माइनस यू, तो इस टी माइनस यू इसमें कर दिया, किसी में कर सकते हैं टी माइनस यू, तो ये हो जाएगा आपका एफ कास यू इंटू साइन टी माइनस यू है ना, ये इसका इन्वर्स लाप्लास साइन टी है और दूसरे वाले में टी माइनस यू रखना है। क्या फार्मूला है, एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू 0 टू टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू है ना, तो टी की जगह एक्स है तो 0 टू एक्स इंटू एफ यू मतलब इसका इन्वर्स लाप्लास, तो कास यू आ जाएगा इंटू इसका साइन टी होता है, लेकिन आपको साइन टी माइनस यू रखना है, तो टी की जगह टी माइनस यू साइन टी माइनस यू डी यू। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें या इसको 1 2 अंदर कर लो, तो 3 इंटू 2 कास यू साइन एक्स माइनस यू डी यू हो गया। ठीक है, अब इस देखिए 2 कास साइन बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी, तो यू प्लस एक्स माइनस यू प्लस माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन यू माइनस एक्स प्लस यू हो जाएगा इंटू डी यू, तो इधर तो चल ही रहा, 3 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स तो कांस्टेंट है और यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यू आ जाएगा 1 का, डी यू का 1 हो गया, फिर प्लस चूँकि साइन एक्स यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर u आ गया, प्लस यहाँ देखिए 2u माइनस एक्स एज ए कांस्टेंट हो, तो साइन 2u माइनस एक्स का इंटीग्रेशन काश 2u माइनस एक्स अपान वही 2u माइनस एक्स का डेरिवेटिव वाला टर्म अपान में आ जाएगा, तो अपान 2 लिमिट 0 टू x। अब अपर लिमिट रख लो, x की जगह पे u की जगह x रख लो, तो x साइन x प्लस ये हो जाएगा cos x अपान 2 है ना, cos x अपान 2 माइनस लोअर लिमिट रख लो, u की जगह 0 तो 0 हो गया, फिर u की जगह 0 तो माइनस का cos माइनस एक्स अपान 2, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसलिए माइनस cos x बाई 2 हो गया। अब cos x बाई 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, वाई एक्स इक्वल टू 3 cos x प्लस 3 cos x साथ कर लो तो 3 cos x प्लस साइन एक्स एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके, यानी कि एक ये भी मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें और फिर इन्वर्स लाप्लास ले लें, तो हमको y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन पर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है फोरियर सीरीज का। फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज दी है -π to π, हेंस सो दैट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू π स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो फोरियर सीरीज का बहुत आसान होता है क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले रेंज देखते हैं, -π to π, इवन आड हो सकता है तो ठीक है। यहाँ देखिए एफ एक्स ना ही इवन है ना ही आड है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग वही पूरा फार्मूला लगाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज दी है -π to π, तो फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनेट an इंटू कॉस एन एक्स प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनेट bn इंटू साइन एन एक्स, जहाँ पर a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/π, इंटीग्रल की लिमिट वही बनेगी जो रेंज दिया है, रेंज यहाँ -π से π है तो -π to π इंटू एफ एक्स डी एक्स। an की वैल्यू, an में कास आएगा तो 1/π, यहाँ देखिए कोफिशिएंट में 1/π होता है सब, तो -π to π लिमिट वही बनेगी जो रेंज दी है, -π to π एफ एक्स इंटू कास एन एक्स डी एक्स हो जाता है। और बी एन की वैल्यू 1/π -π to π, बी एन के लिए साइन एन एक्स है तो एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये यूलर फार्मूला ही कहलाते हैं। ठीक है, अब एक एक कैलकुलेट कर लो, a0, an और bn की वैल्यू उठा के यहीं पर रख दीजिए, हो गया फोरियर सीरीज। तो हमको केवल यहाँ पर a0, an और bn निकालना होता है, तो चलिए a0 निकालते हैं। a0 इक्वल टू 1/π -π to π, एफ एक्स की वैल्यू रख लो π माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या हुआ, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का x³ 3 लिमिट -π to π, चलो पाई रख लो, तो π स्क्वायर अपॉन 2 -π³ 3 माइनस लोअर लिमिट रख लो, तो माइनस पाई का होल स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, एक लोअर लिमिट से माइनस आया तो -π² अपॉन 2, फिर इसमें रख लीजिए
माइनस का और माइनस पाई का होल क्यूब माइनस आएगा, तो एक ये माइनस प्लस हुआ, एक लोअर लिमिट से माइनस, तो माइनस का आ गया पाई क्यूब अपान 3। तो ये दोनों जुड़ के -2 पाई क्यूब अपान 3 आ गया, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -2 पाई स्क्वायर अपान 3 हो गई ए नाट की वैल्यू। तो ए नाट हाईलाइट कर लो, क्योंकि आपको ए नाट, ए एन और बी एन यही 3 वैल्यू निकालनी होती हैं। तो अब चलिए ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन का फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह वैल्यू रख लिया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, वही यू वी वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका u इंटू वी वन, इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो साइन का इंटीग्रेशन, कास का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स अपान एन माइनस, इसका डेरिवेटिव करो और यहाँ पर लिखो तो 1 माइनस 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिख लेंगे तो माइनस का कास एन एक्स अपान एन स्क्वायर है ना, एक एन ऑलरेडी, एक एन और आ जाएगा तो एन स्क्वायर हुआ, फिर प्लस ये माइनस हुआ, आपकी बार प्लस, इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पर लिख लीजिए तो -2 आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो कास का साइन, सो माइनस साइन एन एक्स अपान एन क्यूब, और फिर अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। लिमिट हो गई -पाई टू पाई। चलिए लिमिट रखते हैं, x की जगह पाई रख लो तो साइन एन पाई 0 कर देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 माइनस 2 पाई, 1 माइनस 2 पाई इंटू -1 की होल पावर n अपान एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन एन पाई 0 होगा तो 0 हो गया। जब माइनस पाई रखोगे तो साइन एन पाई 0 करेगा इसको, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस एक लोअर लिमिट से माइनस, और x की जगह माइनस पाई, तो 1 + 2 पाई हो गया, और इंटू कॉस माइनस एन पाई, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपान एन स्क्वायर हो गया। अब देखिए -1 की पावर n अपान एन स्क्वायर कामन हो गया, 1/पाई है ही है, तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2 पाई -1 माइनस 2 पाई, -1 माइनस 2 पाई, 1 1 कैंसिल हो गया, यह आ गया -4 पाई, पाई से पाई भी कैंसिल, सो -4 इंटू -1 की पावर n अपान एन स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो गई, ए नाट, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। ए नाट, ए एन और बी एन की वैल्यू हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बी एन निकालते हैं। इसी तरीके से बी एन फाइंड कर लेंगे, तो बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। फिर यू वी वाला फार्मूला लगा लो, तो u इंटू इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कास एन एक्स अपान एन माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर, है ना, कास का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस ऑलरेडी लगा है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव -2 आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो तो साइन का माइनस कास, तो प्लस का कास एन एक्स अपान एन क्यूब, लिमिट -पाई टू पाई, अगले वाले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0, तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। सो 1/पाई अपर लिमिट रख लो, तो अपर लिमिट रखोगे तो देखिए ये वाला माइनस, तो बाहर माइनस आ गया, पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू कास एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपान एन, और साइन एन पाई 0 करेगा, इसमें देखिए माइनस का 2 अपान एन क्यूब और कास एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। फिर लोअर लिमिट रखिए, -पाई रखिए, तो एक लोअर लिमिट से माइनस, एक ही माइनस, प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, और x की जगह -पाई रखो तो -पाई स्क्वायर हो गया, -पाई स्क्वायर इंटू कॉस -n पाई, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसका मतलब -1 की पावर n अपान n हो गया, ठीक है। और साइन एन पाई 0 करेगा, साइन माइनस एन पाई 0 आ जाएगा, कॉस माइनस एन पाई, तो माइनस एक लोअर लिमिट का माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 अपान एन क्यूब, -1 कॉस एन पाई की वैल्यू, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस एन पाई की वैल्यू कॉस एन पाई हो गई, सो -1 की पावर n। तो ये देखिए प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, क्यूब सेम टर्म। अब बाकी में -1 की पावर n अपान n कामन ले लो, तो यहाँ से क्या आ गया -पाई प्लस पाई स्क्वायर, -पाई प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ से आ गया -पाई माइनस का पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, -2 -1 की पावर n अपान n आ गया बी एन की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू उठा के फूरियर सीरीज में रख लो, तो क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ए नाट बाई 2, ए नाट क्या निकला था
2 पाई इस माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 था, तो ए नॉट बाई 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन की वैल्यू ये है और बी एन की वैल्यू ये रख लिया आपने। अब जब भी आंसर देते हैं हम लोग सिग्मा ओपन करके देते हैं, सिग्मा के टर्म में आंसर नहीं देते हैं। तो कितना हुआ माइनस पाई बाई 3 प्लस, देखिए एन की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे रखना है, तो जब 1 रखोगे तो पहला टर्म हमारा प्लस का आएगा, तो इसलिए 4 कॉमन हो गया है ना, 4 कॉमन हुआ। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये प्लस का 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 रखोगे तो माइनस का आ जाएगा, 2 तो माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर, 3 रखोगे तो फिर प्लस का हो जाएगा, तो कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस कॉस 4x अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके इसमें रख लो तो 2 बाहर आ गया, एन इक्वल टू 1 रखने पर पहला टर्म पॉजिटिव, तो 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन 1, 2 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 माइनस साइन 4x अपॉन 4, ये आ गया। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख के ऐड करते जाइए तो ये आ गया। तो यही फूरियर सीरीज हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक डिडक्शन प्रूफ करना है ना, पाई स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर। तो सीरीज क्या है जो प्रूफ करना है, सीरीज है कि 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्या सीरीज है देखिए, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये है। तो देखिए अब देखिए जो डिडक्शन वाला पार्ट होता है उसमें ये देखना होता है कि x की वैल्यू क्या रख दें कि हमको सीरीज मिल जाए, यानी ये सब नहीं चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 या पाई ये रखेंगे तभी ये हटेगा। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख लेते हैं तो ये तो पूरा गायब हो गया, साइन 0 साइन 0 साइन 0 ये सब पूरा गायब हुआ। इधर f0 इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इंटू cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। और f0 की वैल्यू क्या है, f0 की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू है ये माइनस पाई से पाई पूरे तक, तो इसी 0 इसी के बीच में आएगा, तो इसका मतलब f0 की वैल्यू 0 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0, तो f0 की वैल्यू 0 हो गई, f0 की वैल्यू 0, और ये हो गया आपका माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इंटू दिस। ठीक है, अब ये इधर आया तो प्लस का हुआ और 4 को अपान में कर लेंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो फूरियर सीरीज का एक क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना था। पहले चीज़ तो फूरियर सीरीज निकालनी थी, उसके बाद फिर ये प्रूफ करना था। तो 5A है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5B देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B अगेन फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to 1, हैंस प्रूव दैट दिस। उसके बाद ये प्रूफ करना है। पहली चीज़ तो इस हाफ रेंज की प्रॉब्लम है, कोसाइन, साइन और कोसाइन सीरीज पूछेगा तो हाफ रेंज की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यानी कि 0 to c वाली प्रॉब्लम हो गई। तो f(x) इक्वल टू कितना हो गया, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, और रेंज क्या है 0 to 1। तो हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला क्या होता है, f(x) इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट a n इंटू कॉस n पाई x अपॉन c। देखिए nx की जगह n पाई x अपॉन c हो जाता है, दो ही चेंज होते हैं 0 to c वाले केस में, है ना। nx की जगह n पाई x अपॉन c हो जाता है, ये चेंज होता है, बाकी फार्मूला लगभग वही होता है। तो इसमें कोसाइन सीरीज होगा तो वो साइन वाला नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। तो a नॉट इक्वल टू हाफ रेंज में हमेशा 2 होगा, तो 2 अपॉन c 0 to c f(x) dx, a n इक्वल टू 2 अपॉन c 0 to c, रेंज वही बनेगी जो ये दिया रहेगा, 0 to c की प्रॉब्लम है, तो 2 अपॉन c 0 to c f(x) इंटू कॉस n पाई x अपॉन c dx हो गया। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो 0 to c से, तो c की वैल्यू 1 हो गई, तो c की वैल्यू 1 यहाँ पर रख के और a नॉट और a n की वैल्यू निकालो। तो a नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1 0 to 1 x, और f(x) की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव अपान में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 to 1 लिमिट, जब अपर लिमिट रखोगे 1 तो 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट से जब 0 रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, एक लोअर लिमिट का माइनस तो प्लस का 1/3 हुआ, तो ये 2/3 आ जाएगा। उसके बाद a नॉट की वैल्यू आ गई 2/3, a n की वैल्यू निकालो, a n इक्वल टू 2 अपॉन c की वैल्यू 1 है, तो 0 to c की वैल्यू 1, x माइनस 1 f(x) हो गया, f(x) का होल स्क्वायर, f(x)
का मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान सी होता है और c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, वही uv वाला फार्मूला लगा लेंगे तो u इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स अपान साइन एन पाई एक्स अपान एन पाई माइनस इसका डेरिवेटिव कितना 2x माइनस वन इंटू वन, सो 2x माइनस वन इंटू इसका इंटीग्रेशन कर लो तो इसका इंटीग्रेशन साइन का माइनस का, सो माइनस कास एन पाई एक्स अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक ऑलरेडी एक और आएगा एन पाई तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 2 हुआ, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा तो इस कास का इंटीग्रेशन साइन, सो माइनस साइन एन पाई एक्स अपान एन क्यूब पाई क्यूब, लिमिट 0 to 1। चलिए लिमिट रखिए, ये 2 तो चल ही रहा है, अपर लिमिट रख लो 1, x की जगह 1 तो साइन एन पाई आ गया, साइन एन पाई 0 होता है, x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे x की जगह 1 तो साइन एन पाई आ गया, ये भी 0 हो गया। चलिए लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट x की जगह 0 रखो तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका मतलब अच्छा साइन 0 0 कर देगा, है ना, साइन 0 0 कर देगा। इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस एक लोअर लिमिट का माइनस और x की जगह क्या रख रहे हैं 0 तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, ये 2 चल ही रहा है, 2 चल ही रहा है और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, सो 1 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इस माइनस 1 को तो बाहर कर ही चुके हैं, एक लोअर लिमिट का माइनस तो फाइनली माइनस आया था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए माइनस माइनस प्लस, सो 4 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये ए एन की वैल्यू हो गई ए एन। अब एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान सी, इसमें वैल्यू रख लो तो सी की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2, ए नॉट की वैल्यू क्या थी 2 अपान 3 बाई 2 करोगे तो 1 अपान 3 हो गई, 1 अपान 3 प्लस इसमें 4 अपान पाई स्क्वायर एन से फ्री है, बाहर कर दिया सिग्मा से तो 4 अपान पाई स्क्वायर, अब एन की जगह 1 रखेंगे तो कॉस एन पाई एन की जगह 1, सो कास पाई एक्स अपान 1 स्क्वायर प्लस 2 रखोगे तो कास 2 पाई एक्स अपान 2 स्क्वायर, 3 रखोगे तो कास 3 पाई एक्स अपान 3 स्क्वायर, 4 रखोगे तो कास 4 पाई एक्स अपान 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो ये तो रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज हो गई। अब हमें डिडक्शन चाहिए, डिडक्शन में देखिए क्या है, जो हमें डिड्यूस करना है वो सारे टर्म मतलब इवन ये टर्म कौन कौन से हैं, ये आपके टर्म्स हैं आड वाले केवल टर्म हैं, आड के टर्म्स, ठीक है, जबकि यहाँ पे लगातार हैं। तो एक बार हम लोग x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा f1 इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 4 अपान पाई स्क्वायर कास पाई की वैल्यू माइनस 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस काश 2 पाई की वैल्यू का जो कास 0 की होती है तो 1 हो जाएगा, 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 1 इसी तरीके कास 3 पाई की वैल्यू माइनस कास 4 पाई की वैल्यू प्लस, ये आ गई। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर तो f1 इक्वल टू 1 अपान 3 1 माइनस 4 अपान पाई स्क्वायर, फिर 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 स्क्वायर प्लस 1 अपान 5 स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए तो फिर देखिए कुछ और रख के हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो अगला टर्म्स देखिए, अगेन x की वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं। अब हमको सारे टर्म्स चाहिए, ठीक है, सारे टर्म अगर प्लस, ये तो अल्टरनेट में आ गए, अब अगर सारे टर्म प्लस के आ जाएँ, दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो एक कैंसिल हो जाए, मतलब एक टर्म इवन या ऑड में से एक कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग क्या रख लेते हैं 0, तो x इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो कास 0 सब 0 आ जाएगा, मतलब कास 0 की वैल्यू 1, सो 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ f0 इक्वल टू 1 अपान 3 4 अपान पाई स्क्वायर और 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हो गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 हो गया, 3 से 2 को माइनस कर दें तो पहली चीज़ ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये देखिए इससे इसको माइनस किया, ये वाला माइनस का है, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो क्या होगा कि f0 से f1 को घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इस घटेगा तो प्लस का हुआ और ये सब ऐड होंगे तो ये 2 वाले प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हुआ 3 माइनस 2 किया तो f0 माइनस f1 इक्वल टू 1 अपान पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपान 1 स्क्वायर प्लस 2 अपान 3 स्क्वायर, बाकी जुड़ गए ना दोनों टाइम। देखिए ये वाला 3 और 2 ऐड करोगे,
ऐड करोगे तो 2 स्क्वायर कैंसिल, और ये मिलके 2/1 स्क्वायर, फिर 2/3 स्क्वायर, फिर 2/5 स्क्वायर, इस तरीके से मिलता जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेके 8/पाई स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, ये तो सब मिल गया। लेकिन अब आपको F0 और F1 की वैल्यू चाहिए, F0 और F1। और फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन देखिए क्या डिफाइंड है, ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1। तो अगर हम लोग 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, अगर इसका देखिए ग्राफ बनाए 0 to 1 का, 0 to 1 का एक पीरियड का ग्राफ बनाए, तो ये क्या है, एक पैराबोला है। ये पैराबोला ऐसे बनेगा जिसका वर्टेक्स 1,0 पर है, 1,0 पर वर्टेक्स है, और एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला का इतना पार्ट केवल लेना है 0 से 1 का, 0 से 1 का इतना पार्ट लेना है, फिर 1 से 2 का यही कॉपी करके ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये पीरियाडिक फंक्शन हो जाएगा। एक पीरियड का इतना है ग्राफ। तो देखिए 0 पर x = 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरवल दिया है, तो 0 पर कितनी है, 1 आ रही है ना। 0 पर 1 नहीं, उसके नज़दीक की वैल्यू है। चूँकि ये इसको अगर ब्रैकेट खोलें तो ये x² -2x प्लस 1 है ना, जो कि एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये पैराबोला इससे कॉन्टीन्यूअस है। तो इस 1 इसमें शामिल, 0 x = 0 पर 0 यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट अगर x = 0 पर लेना होगा तो 1 आएगा, क्योंकि ये पैराबोला कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो 0 पर x = 0 पर उसकी वैल्यू हो गई 1, और x = 1 पर कितनी है, x = 1 पर y की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई। तो x = 0 पर 1 और 1 पर हो गई 1 पर 0। तो हम लोग क्या करें कि 0 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वही आपकी 1 आ जाएगी। और यहाँ पर उसकी 0 पर राइट हैंड लिमिट, इधर से आ रहे हूँ राइट साइड से, तो राइट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट पर 1 पर इस लेफ़्ट से आना पड़ेगा, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 आएगा 1 पर, और 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। तो ये हम लोग निकालिए हैं 0, हालांकि फिगर से भी क्लियर है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0 पर F0 की वैल्यू 1 और F1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो और यहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट, चूँकि यहाँ इंक्लूड नहीं किए ना फंक्शन में इंक्लूड 0 और 1 इंक्लूड नहीं किए, तो हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x = 0 पर 0 + 0 होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और fh हो गया। fh की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर, तो fh की वैल्यू h - 1 का होल स्क्वायर। अब h की वैल्यू 0 रख लो, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया ना 1। और फिर इसी तरीके लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट हो गई किस पर, 0 पर आपको 0 पर राइट हैंड लिमिट से निकालना पड़ेगा। 0 पर राइट हैंड लिमिट से तब ये वैल्यू आएगी, और आपको 1 पर इधर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x = 1 = 1 - 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 1 - h हो गया। और fh की वैल्यू h - 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आपका x हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर, 1 कट गया, -h का स्क्वायर, h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट से, यानी लिमिट के थ्रू निकालते हैं, तब भी वही 0 वैल्यू आ रही। 0 की राइट हैंड लिमिट 1 और 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो यही वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो। तो 0 पर 1 और F0 पर 1 और F1 पर 0, तो ये वैल्यू रख लिया गया। 1 - 0 = 8/पाई स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट, ये इधर आ गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर = पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। ठीक है, जहाँ पर f(x) से दिया है, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6a, determine the analytic function fz = u plus iv in terms of z whose real part is given and
f1 इक्वल टू ई दे रखे हैं, मतलब आपको एनालिटिक फंक्शन fz निकालना है, वो भी z के टर्म में। तो w इज इक्वल टू fz इक्वल टू u प्लस आई भी होता है। तो f डैश z क्या होगा, f डैश z की वैल्यू डेल u अपान डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपान डेल एक्स होता है, और हम लोग सी आर इक्वेशन यूज करके इसको u में चेंज कर लेंगे। तो u x कामा वाई क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ये रियल पार्ट है ना, इसका fz का रियल पार्ट u है, तो रियल पार्ट ही ये दे रखे हैं, इसका मतलब ये u की वैल्यू है। सो u x कामा वाई इक्वल टू ई पावर x एक्स कास वाई माइनस वाई साइन वाई। इसका डेल यू अपान डेल एक्स निकालो, तो फंक्शन टू फंक्शन कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कास वाई आ जाएगा। उसके बाद डेल यू अपान डेल एक्स एट जेड कामा जीरो निकालो, यू एक्स का मतलब डेल यू अपान डेल एक्स जेड कामा जीरो पर निकालो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जेड, वाई की वैल्यू जीरो रख लो, तो ई पावर जेड कास जीरो वन, यानी यहाँ से जेड आ गया और ये जीरो हो गया, तो ई पावर जेड जेड प्लस ई पावर जेड कास जीरो की वैल्यू वन। ठीक है, तो ये ई पावर जेड कामन जेड प्लस वन आ गया। उसके बाद डेल यू अपान डेल वाई निकालो, इसका यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इस बार तो ये कांस्टेंट है, ई पावर एक्स कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो कास वाई का माइनस साइन वाई, सो माइनस एक्स साइन वाई। उसके बाद इसमें फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन, तो माइनस का साइन वाई हो गया, और फिर सेकंड का डेरिवेटिव, तो साइन वाई का कास वाई, सो माइनस वाई कास वाई। उसके बाद फिर वही काम करना है कि ये हुआ आपका यू वाई जेड कामा जीरो पर वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा ई पावर जेड एक्स की जगह जीरो और वाई एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, तो साइन जीरो और ये वाई की जगह जीरो रखते ही ये पूरा जीरो आ गया, तो यू वाई जेड कामा जीरो जीरो हो गया। अब एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हुई, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपान डेल एक्स है ना, ये हुआ एफ डैश जेड की वैल्यू। अब यहाँ सी आर इक्वेशन से इसको यू में चेंज कर लेंगे क्योंकि वी नहीं दे रखे हैं, तो बाई सी आर इक्वेशन डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। ये सी आर इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए, तो डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपान डेल वाई हो जाएगा। अब बाई मिलनी थॉमसन मेथड क्या होता है, एफ डैश जेड की वैल्यू ये है, तो एफ जेड की वैल्यू इंटीग्रल इसका जेड कामा जीरो पर वैल्यू, तो इसलिए हम पहले निकाल चुके थे डेल यू अपान डेल एक्स जेड कामा जीरो, तो यू एक्स जेड कामा जीरो फिर माइनस आई यू वाई हो गया जेड कामा जीरो डी जेड प्लस सी। ये किससे रखते हैं, मिलनी थॉमसन मेथड से, इसी का इंटीग्रेशन कर लो, लेकिन यहाँ पर जेड कामा जीरो पर वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, तो ये मिलनी थॉमसन मेथड से लिखा जा रहा है। तो एफ जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू ई पावर जेड प्लस इंटू जेड प्लस वन है और इसकी वैल्यू जीरो है इंटू डी जेड, तो ई पावर जेड इंटू जेड प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन कर लो जेड के रिस्पेक्ट में, तो वही यू वी वाला फार्मूला लगा लेते हैं, तो यू मान लीजिए पॉलिनोमियल को, तो हो गया जेड प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन ई पावर जेड माइनस इसका डेरिवेटिव वन हो गया, इसका इंटीग्रेशन फिर करो ई पावर जेड, अब आगे इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो रुक गया, और प्लस सी ई पावर, देखिए ब्रैकेट खोलोगे तो ई पावर जेड प्लस माइनस कैंसिल, जेड ई पावर जेड प्लस सी आ गया। सो अब यहाँ सी की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दी है एफ वन इक्वल टू ई, तो जेड की जगह वन रख लो, तो एफ वन इक्वल टू वन इंटू ई प्लस सी, तो एफ वन की वैल्यू क्या दे रखे ई, तो यहाँ पर एफ वन की वैल्यू क्या आई वन इंटू ई और प्लस सी, तो देखिए ई से ई कैंसिल हुआ, सी की वैल्यू जीरो आ गई। अब सी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, तो एफ जेड इक्वल टू जेड ई पावर जेड, कितना छोटा आंसर आ गया है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यू या वी दिया रहेगा और आपसे एनालिटिक फंक्शन एफ जेड पूछेंगे। ठीक है, इस तरीके से उस पर जो प्लेलिस्ट है इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर क्रम से अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इकट्ठा बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6b है, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल टू 0 -1 i on to w is equal to I 0 infinite and also find the image of the circle mod of z equal to 1, है ना, यही वाला तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ z 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो z के कौन कौन से वैल्यू दी है, 0 -1 i 0 -1 i और w की इनके करस्पॉन्डिंग, यानी कि 0 की इमेज i है
और जेड की इमेज W, जीरो की इमेज I, -1 की इमेज 0 और I की इमेज इन्फाइनाइट। तो ये उसकी इमेजेस हो गई। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है, तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में मोबियस ट्रांसफॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इज ऑब्टेन्ड बाई, फार्मूला क्या होता है निकालने का, ये फार्मूला होता है क्रॉस रेशियो टेस्ट। निकालते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। तो क्या करना होगा, इनको क्रम से लिख लो। ये मान लीजिए आपका Z हो गया, और ये हो गया Z1, और ये हो गया Z2, और ये हो गया Z3, है ना। क्रम से लिख लीजिए Z वाले। तो ये Z, इसको Z1, इसको Z2, इसको Z3, इसी तरीके W, W1, W2, W3 ऐसे मान लीजिए। तो न्यूमरेटर में क्या रखना है, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये न्यूमरेटर आ गया। अपान में यहाँ से स्टार्ट करिए, तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1, ये डिनोमिनेटर में आ गया है। आसान है ना। इसी तरीके W वाला कर लो, तो यहाँ इन सब की जगह W हो गया, तो W1 माइनस W माइनस W1, W2 माइनस W3, ये न्यूमरेटर में आ गया। अपान में हो जाएगा W1 माइनस W2, W3 माइनस W, डिनोमिनेटर में हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के रख लीजिए। तो Z माइनस 0, फिर माइनस I, -1 माइनस I, ये हो गया। अपान में हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 I माइनस जेड, 0 प्लस 1 I माइनस जेड इक्वल टू यहाँ पर W माइनस I, 0 माइनस, इसको वही रहने दीजिए। W3 है तो W3 ही रहने दो अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस W3 अपान में I माइनस 0 और इंटू W3 माइनस W, इन्फाइनाइट वाला टर्म वही रहने दीजिए, तो W3 ही रहने दीजिए माइनस W। अब क्या करेंगे, यहाँ W3 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो W3 कैंसिल हो जाए। तो ये W3, यहाँ तो मैंने W3 बचा, इसमें W3 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस W अपॉन W3 आ गया। W3 कैंसिल हो गया। इधर देख लीजिए क्या हुआ कि माइनस कॉमन ले लो, तो हुआ 1 प्लस I, और ये Z हो गया। अपान में कितना, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, तो Z माइनस I हो जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ सेट हो गया। दिस इक्वल टू W माइनस I, और ये माइनस का W3 लिखा ही है, कैंसिल हुआ, और ये I इंटू ये आ गया। अब क्या करेंगे, W3 कैंसिल हुआ। अब ले लो लिमिट W3 टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो इधर तो W3 है नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा। इधर W3 की वैल्यू इन्फाइनाइट रख लो, तो W अपॉन इन्फाइनाइट 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो W माइनस I, और यहाँ पर माइनस लगा है, तो W माइनस I माइनस 1 I इंटू, ये तो कट ही चुका है, बस अपान में I आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, या देखिए ये क्या हुआ, देखिए I क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो I Z इंटू I प्लस 1 इक्वल अपान Z माइनस I इज इक्वल टू माइनस का W प्लस का I हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये इसके साथ इंटू में आएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हुआ, W इज इक्वल, अच्छा इधर देखिए एक साइड में, अब क्या करना है, एक साइड में W एक साइड में Z रखना है, तो इधर W है नहीं, तो W यहीं है, तो W इधर करो और इसको उधर कर लो, तो W इज इक्वल टू I माइनस ये हो जाएगा। उसके बाद LCM ले लो, तो Z माइनस I LCM, इसको I से मल्टीप्लाई कर लो, तो IZ माइनस I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का Z, एक माइनस का, हाँ ये हुआ, फिर माइनस का Z और माइनस कॉमन ले लीजिए इसको, तो प्लस का Z हो गया, ये हो गया 1 माइनस I। अब हुआ W इज इक्वल टू Z एक साथ कर लो, तो I प्लस 1 हो गया, I प्लस 1, और कहाँ है I प्लस 1 माइनस I है ना, और प्लस 1 अपान Z माइनस I, तो I से I कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया Z प्लस 1 अपान Z माइनस I है ना, Z प्लस 1 अपान Z माइनस I। तो यही एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यही आपसे निकलवा रहे थे कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे थे कि इमेज निकालो, किसकी इमेज, मॉड ऑफ Z इक्वल टू, एक तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही हो गया, इसी को हम लोग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, विच इज़ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक आंसर तो ये आपका निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बाइलीनियर वो निकालो इमेज, तो मॉड ऑफ Z की इमेज निकालना है। तो जब मॉड ऑफ Z की इमेज निकालना होगा, तो अब हम लोग Z की वैल्यू W के टर्म में निकालेंगे, Z की वैल्यू W के टर्म में। तो देखिए कैसे निकलता है, Z की वैल्यू W के, चूँकि ये बाइलीनियर होता है ना, तो यहीं से अगर Z की वैल्यू W के टर्म में करना है, तो इसको Z करिए, और इनके जो कोफिशिएंट हैं,
इनके कोफिशिएंट जगह बदलिए और चिन्ह बदल दो, ठीक है, और ये W हो जाएगा, तो ये W प्लस 1 और ये हो जाएगा W और यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया। यहाँ पर I है तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का I हो जाएगा, माइनस इन दोनों के जगह और चिन्ह बदलेगा, तो ये -I है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का I, ठीक है, तो प्लस का I, तो ये हो जाएगा आपका IW और ये इधर वाला और ये सेम रहेगा, ठीक है। और तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या था 1, नीचे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करके एक साइड में Z एक साइड में W रोक लो। तो देखिए क्या आता है, हम लोग देखते हैं आगे। तो कहाँ गया, तो देखो Z की वैल्यू वही निकली है ना, IW प्लस 1 अपन W माइनस 1। तो चाहे तो इस तरीके डायरेक्ट लिख सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग एक साइड में Z एक साइड में W रोक लें, चाहे जैसे कर लें। अब मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 की इमेज निकालनी है, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, अब Z की वैल्यू ये रख लीजिए, तो IW प्लस 1 अपन W माइनस 1 इक्वल टू 1। मॉड अलग अलग हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ये इधर चला गया W माइनस 1। अब W की जगह U प्लस IV रख लो, क्यों, क्योंकि सिंस W इज इक्वल टू FZ इक्वल टू U प्लस IV, कहीं भी लिखना हो तुरंत लिखिए इसको, ठीक है। तो W इज इक्वल टू FZ इक्वल टू U प्लस IV होता है, तो W की जगह U और V रख लो, U प्लस IV रख लो, तो U प्लस IV, इधर भी U प्लस IV। रियल पार्ट एक साथ कर लो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो IU माइनस I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का V, तो रियल पार्ट हो गया 1 माइनस V प्लस IU, है ना। और इसका देखिए रियल पार्ट U माइनस 1 और प्लस IV, दोनों साइड स्क्वायर लगा लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो इसका हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इधर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल लो तो 1 प्लस V स्क्वायर माइनस 2V, इसका प्लस U स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर खोल लो तो U स्क्वायर माइनस 2U प्लस 1 प्लस V स्क्वायर कट गया, U स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, तो कितना हो गया -2V इज इक्वल टू -2U, इसका मतलब V इज इक्वल टू U हो गया। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जो 45 एंगल बनाती हुई एक लाइन होती है। तो देखिए इनकी इमेज निकालो, तो Z कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, एक सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस है, और इसके अंदर के सभी पॉइंट कहाँ पर मैप हो जा रहे हैं, इस लाइन पर मैप हो जा रहे हैं। ये UV कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फिगर क्या बना, y इज इक्वल टू U, तो ये y इज इक्वल टू U की लाइन हो गई 45 एंगल बनाती हुई, ये U एक्सिस और V एक्सिस। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमेशा फिगर बनाना होता है, तो जेड प्लेन बनाते हैं डोमेन वाला और को डोमेन वाला बनाते हैं डब्ल्यू प्लेन, यानी इसकी इमेज इस पर आ जाती है, XY की इमेज डब्ल्यू प्लेन पर आ जाती है, UV पर आ जाती है। तो यहाँ पर इस सर्किल के अंदर के जो सारे पॉइंट थे, बाउंड्री वाले नहीं, सर्किल के अंदर के जो सारे पॉइंट थे वो मैप होके कहाँ पर आ गए, ये मैप होके इस पर आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में यही तो कहा था ना कि फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्किल मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, नहीं अंदर के नहीं, बाउंड्री वाले पॉइंट, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 सर्किल की बात हुई है ना, केवल सर्किल की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री की इमेज कहाँ गई, इस लाइन पर आ गई, यानी ये जो बाउंड्री है इसकी इमेज क्या हो गई, ये लाइन हो गई, इस बाउंड्री की इमेज क्या हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सपैंड FZ इक्वल टू 2Z माइनस 2 अपॉन Z क्यूब माइनस 2Z स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर माइनस 2Z इन द फॉलोइंग रीजन, मॉड ऑफ Z 0 से 1, मॉड ऑफ Z 1 से 2, मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन 2, है ना। तो इन पर आपको बनाना होता है ना, इन पर एक्सपेंशन करना है। तो FZ इक्वल टू ये है, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो, तो Z कॉमन हो गया, Z स्क्वायर माइनस Z माइनस 2, इसके फिर फैक्टर हो जाएंगे, Z माइनस 2 Z प्लस 1, ऊपर है 7Z माइनस 2, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, A अपान Z प्लस B अपान दूसरा वाला फैक्टर प्लस C अपान तीसरा फैक्टर, LCM ले लोगे तो दोनों साइड ये कैंसिल हुआ,
तो 7z माइनस 2 इज इक्वल टू ए के साथ ये दोनों इंटू, बी के साथ ये और ये इंटू, ठीक है, सी के साथ आपका ये और ये इंटू हो गया। उसके बाद एक बार z की वैल्यू 0, एक बार z की वैल्यू 2, एक बार z की वैल्यू -1 रख दीजिए तो ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। पुट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। तो जब z इक्वल टू 0 रखोगे तो -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। फिर z की वैल्यू 2 रख लो तो 14 - 2 12 आ गया, दिस इक्वल टू ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। b इंटू जेड की वैल्यू 2, 2 इंटू 3 आ गया, 2 इंटू 3 ये 6 हुआ और आपका 2 आ गया, ठीक है। और फिर -1 रखा तो -7 - 2 -9 इक्वल टू ये आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ। c इंटू जेड की वैल्यू -1 इंटू -3 तो ये प्लस का 3 हो गया, यानी c की वैल्यू -3 आ गई। तो एफ जेड की वैल्यू हो गई 1/z प्लस b की वैल्यू 2/z -2 प्लस c की वैल्यू -3/z प्लस 1। तो सबसे पहले तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद अब रीजन पे आ जाते हैं। तो पहला रीजन दिया है मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, ओरिजिन के अबाउट, है ना। ये एक सर्किल है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है। इससे पता होता है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, तो जेड की पावर में एक्सपेंशन करना है जिसका। तो एक हम लोग सर्किल खींचते हैं जिसकी रेडियस इनर रेडियस 0 और अपर रेडियस जो है 1 है और उसका सेंटर कहाँ 0 0 पर। तो 0 रेडियस की सर्किल पॉइंट हो जाएगा और यूनिट रेडियस का सर्किल यानी कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पर है इस रीजन में, यानी कि इन दोनों सर्किल के बीच का जो रीजन है यहाँ एक पॉइंट जेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है जेड इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है जेड इक्वल टू 0, यहाँ पर z इक्वल टू 0 ओरिजिन है। तो z -0 तो ये मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है, इतनी हो जाएगी। z -0 मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू हो गई, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू ये। तो मॉड ऑफ z और यहाँ तक क्या है 1, यानी z और 1 में कौन सा बड़ा होगा, z 1 से हमेशा छोटा आएगा, है ना। z की वैल्यू कहीं भी होगी तो इतनी है तो ये z की वैल्यू हो गई, इतनी है तो ये हो गई मॉड ऑफ z की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जहाँ भी z है उस केवल 1/z है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रखेंगे क्योंकि हमें एक्सपेंशन z के टर्म्स में लानी है, z चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 यहाँ पर देखिए इसमें z और 2 में जो बड़ा है वो कॉमन लेंगे। तो देखिए z तो 1 से छोटा है, z की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब 2 बड़ा है, तो -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 - z/2 माइनस इसमें z और 1 में कौन बड़ा है, z तो 1 से छोटा 1 बड़ा है तो 1 पहले कर लो तो 1 + z हो गया। अब इनको ले जाओ न्यूमरेटर में, इनको न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर -1 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल माइनस और ये -3 पावर -1 हो गया। फिर 1/z माइनस इसका एक्सपेंशन देखिए 1 - x की पावर -1 क्या होता है 1 + x + x² + x³ + डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरीके 1 - x की पावर -1 तो 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 - डॉट डॉट, तो x की जगह z है तो z हो गया। उसके बाद सेम पावर कलेक्ट कर लो, सो 1/z -1 - z/2 - z² / 4 - z³ / 8 - डॉट डॉट -3 + 3z - 3z² + 3z³ - 3z की पावर 4। तो देखिए सेम पावर कलेक्ट करिए तो 1/z अकेला है, -4 कांस्टेंट वाली ये, -3 -1 के -4 हो गया। फिर z और यहाँ पर z है तो कितना होगा -1/2 + 3 तो 5/2z हो जाएगा। फिर -1/4 + 3 तो 12 - 1 13/4 आ जाएगा z²। फिर -1/8 और -1/8 - 3 -1/8 - 3 तो आ जाएगा प्लस कहाँ गया है z³ वाला ना, z³ ये है +3 तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस का 23/8 z³ - डॉट डॉट। तो ये एक्सपेंशन हो गया, एफ जेड का एक्सपेंशन हो गया जेड की पावर्स में। यहाँ से क्लियर होगा कि किसकी पावर में करना है, तो जेड की पावर में करना था, इस रीजन में ये एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब देखिए अगर रीजन चेंज होगा तो एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा। तो रीजन देखिए दूसरा रीजन है आपका देखिए दूसरा रीजन है मॉड ऑफ जेड
1 से 2 के बीच में लाइज करता है। तो ये भी, इसका भी सेंटर 0 पर है, तो ये सेंटर 0 और एक 1 रेडियस का इनर रेडियस और आउटर रेडियस जो है 2 रेडियस का सर्किल, यानी इसकी इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसकी इनर वाली। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में लाइज करता है। तो अब जो जेड लेते हैं हमेशा रीजन में लेते हैं, तो यहाँ पर रीजन में लेंगे तो ये और ये जेड इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू मॉड ऑफ जेड हो गई, मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड कहाँ से ले जाना, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है केवल वैल्यू। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 से तो हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि हम जेड लेंगे तो इन्हीं रीजन में लेंगे, तो 1 और 2 के बीच में होगी। 1 से बड़ी 2 से छोटी मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर वही काम करना है कि जेड और 2 में कौन सा बड़ा है, तो जेड की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, तो यहाँ पर 2 बड़ा है, तो -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 1 माइनस जेड बाई 2, -3 हो गया। अब 1 और जेड में कौन सा बड़ा है, 1 तो इतना है और जेड यहाँ है, तो जेड बड़ा है, तो इस बार हम लोग जेड कॉमन लेंगे, तो जेड कॉमन लिया तो 1 + 1 अपान जेड, इस जेड को यहीं रहने दो, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर -1, और इसको भी न्यूमरेटर में ले जाओ पावर -1, तो इसका एक्सपेंशन हो गया 1 + जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस जेड बाई 2 होल क्यूब प्लस डॉट डॉट माइनस का 3/z -3/z, इसका एक्सपेंशन 1 - x की जगह 1/z है, तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, बस सेम पावर कलेक्ट कर लेना है। तो देखिए -1, ये वाला -1, और फिर आपका माइनस का जेड बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर अपान 4 माइनस जेड क्यूब अपान 8 माइनस डॉट डॉट, उसके बाद फिर ये देख लीजिए, तो माइनस का 3 अपान जेड है ना, माइनस का 2 अपान जेड, एक 1 अपान जेड ये है और माइनस का 3 अपान जेड ये है, तो माइनस का 2 अपान जेड, फिर जेड स्क्वायर, और तो जेड स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 3 अपान जेड स्क्वायर माइनस 3 अपान जेड क्यूब प्लस 3 अपान जेड की पावर 4 डॉट डॉट, तो ये आंसर हो गया, एक्सपेंशन हो गया, रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हुआ। अब अगला रीजन है मॉड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये भी आपका मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 का सर्किल हो गया, और रीजन इस बार कहाँ है, रीजन है इसके बाहर कहाँ तक, इन्फाइनेट तक, इसके बाहर इन्फाइनेट तक, तो हम जेड रीजन में ही लेंगे, यहाँ पर जेड लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ जेड, तो इस बार मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखिए 1 अपान जेड, तो ठीक है, और इसमें जेड और 2 में कौन सा बड़ा है, तो जेड की वैल्यू देखो 2 से बड़ी है, तो इस बार 2 छोटा हो गया, जेड बड़ा है, जेड की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जेड कॉमन ले लेंगे, तो ये वो आपका 1 - 2 अपान जेड। इसमें जेड और 1 में कौन सा बड़ा है, तो जेड तो 2 से बड़ा है, तो फिर 1 से तो बड़ा ही होगा, तो 1 तो यहीं होगा, जेड की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब जेड बड़े हैं, तो जेड कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 अपान जेड हो गया। अब इसको न्यूमरेटर में भेजो इन दोनों को, और ये जेड अपान में ही रहेगा, तो 2 अपान जेड न्यूमरेटर में भेजा, पावर -1, फिर फार्मूला लगा लिया, 1 - x की पावर -1, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है, -3 अपान जेड, और 1 + x की पावर -1, तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है। फिर क्या करना है, सेम पावर कलेक्ट कर लेनी है, तो 1 अपान जेड अकेला है, प्लस 2 अपान जेड भी अकेला है, 4 अपान जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 अपान जेड क्यूब प्लस 16 अपान जेड की पावर 4 माइनस डॉट डॉट, माइनस का 3 अपान जेड प्लस का 3 अपान जेड स्क्वायर माइनस 3 अपान जेड क्यूब प्लस 3 अपान जेड की पावर 4 माइनस डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करना है, अपान में जेड स्क्वायर वाले कलेक्ट करिए, तो 7 देखिए 1 अपान जेड 2 अपान जेड कितना हुआ, 3 अपान जेड, और माइनस का 3 अपान जेड कैंसिल हुआ, यानी जेड स्क्वायर बचा, तो 4 अपान जेड स्क्वायर 3 अपान जेड स्क्वायर, तो 7 अपान जेड स्क्वायर आ गया। फिर जेड क्यूब 8 अपान जेड क्यूब माइनस का 3 अपान जेड क्यूब, तो 5 अपान जेड क्यूब हो गया। फिर 16 अपान जेड की पावर 4 और 3 अपान जेड की पावर 4, तो 19 अपान जेड की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ये रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो गया, जबकि रीजन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 दिया है। तो इस तरीके से हम लोग अब बताइए टेलर सीरीज है कि लॉरेंट सीरीज है। अपान में अगर जेड आता है, किसी भी सीरीज में अपान में जेड आता है, तो वो लॉरेंट सीरीज हो जाती है, ठीक है, विच इज़ लॉरेंट सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7b, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवेल्युएट द रियल इंटीग्रल 0 to पाई a d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ दे रखें कि a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देखिए एक हम लोग को प्रॉपर्टी पता है डेफिनेट इंटीग्रल की कि 0 to 2 पाई f(x) dx या 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx इफ़ f 2 पाई है ना, पाई लिख रहे हैं तो पाई लिख लीजिए f 2 पाई
एफ टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स हो जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया तो 0 हो जाएगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, तो 0 to 2 पाई। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको थीटा के टर्म में लिखें तो 0 to 2 पाई ए अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 to 2 पाई। तो ये देखिए जी 0 to 2 पाई ये चीज़ थीटा के टर्म में दे रहे हैं। तो अब देखिए ये है इंटीग्रेंड। अब यहाँ अगर 2 पाई माइनस थीटा रखें, एफ थीटा क्या है, एफ थीटा की वैल्यू ये है, तो एफ 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि एफ थीटा की वैल्यू क्या है, सिंस एफ थीटा इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एफ 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस साइन 2 पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर लगा है तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो किसके बराबर हो गया, दिस इक्वल टू एफ थीटा के बराबर हो गया, एफ थीटा के बराबर हो गया। तो एफ 2 पाई माइनस थीटा एफ थीटा के बराबर हो गया, इसलिए इसको हम लोग इस 2 को यहाँ इंटू में लिख सकते हैं। जैसे ये वाला 2 था तो इंटू में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई 0 टू पाई ए डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपान में आ जाएगा, तो 1 अपान पाई ए डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 0 to 2 पाई। हम हमेशा हमको कंप्लीट सर्किल चाहिए, 0 to 2 पाई, पाई है तो इस तरीके से 2 पाई बनाएंगे। तो 0 to 2 पाई ए डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक यूनिट रेडियस का सर्किल मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए सर्किल सी ऑफ यूनिट रेडियस विद ओरिजिन एट सेंटर एंड ऑन द सी पर क्या होगा, एक यूनिट रेडियस का सर्किल मान लेंगे। एक हम लोग क्या माना, यूनिट रेडियस का सर्किल माना जिसका सेंटर 0 पर है, तो ये हो गया यूनिट रेडियस। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेना होगा तो ये वैल्यू तो उसकी r है, 1 है ना, यूनिट रेडियस है उसकी। तो x इक्वल टू पोलर और कार्टेशियन के बीच का रिलेशन क्या होता है, x इक्वल टू आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जबकि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और y की वैल्यू साइन थीटा। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो कॉस जेड की वैल्यू x की वैल्यू रख लो और y की वैल्यू रख लो, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। z हमेशा x प्लस आई वाई होता है, तो ये हो जाएगा ई पावर आई थीटा। इसका डेरिवेटिव कर लो, डी जेड इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, आई इंटू ई पावर आई थीटा डी थीटा। तो ई पावर आई थीटा किसके बराबर है, ई पावर आई थीटा जेड के बराबर है, तो आई जेड इंटू डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आई जेड डी जेड अपान आई जेड। तो डी थीटा तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2i। फार्मूला होता है 1 अपान 2i, ई पावर आई थीटा किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो ई पावर माइनस आई थीटा 1 अपान जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लें तो जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान जेड, और ये 2 पाई आई तो है ही है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 जेड आई। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रल ओवर सी। अब इंटीग्रल ओवर सी, इसकी जो बाउंड्री है वो सी है, इसकी बाउंड्री सी है। तो अब हम ये जो 0 से 2 पाई लिखा था इसको हटा के हम लोग सी लिख लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रल ओवर सी, और सब पूरा जेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डी थीटा की वैल्यू हो गई जेड के टर्म में, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रख लो, तो ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कर लो। तो अब देखिए 1/2 और ये आ गया आपका ए अपान आई जेड इंटू इसका एलसीएम लेके ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान 4 पाई आई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये 2 से कैंसिल करिए तो माइनस टू ए अपान आई इंटीग्रल ओवर सी जेड अपान इसका होल ये हो जाएगा -1, तो 4 ये हुआ -4 ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलो जेड की पावर 4 + 1 -2 जेड स्क्वायर। इसको आगे इवेलुएट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 to पाई ए डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल चल ही रहा है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके कुछ फैक्टर करने हैं, तो जेड स्क्वायर
-1, यानी ये वाला वही रहने दो इतना, तो ये और z की पावर 4 को लिख सकते हैं z² -1 का होल स्क्वायर -4a² z स्क्वायर को 2az का होल स्क्वायर। सो a² - b² का फार्मूला लगा लो, तो a + b a - b हो गया। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, तो इस तरीके से 1/z² - 2az और माइनस के, अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम हो गया, ये इधर आया ये इधर, तो z² - 1 कैंसिल, 2az और माइनस और ये प्लस 2az यानी 4az हो जाएगा, जबकि यहाँ z था तो 4a से डिवाइड कर लिया है ना, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर कर लिया तो ये हो जाएगा z माइनस a का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये z² - 2az है तो प्लस का a² चाहिए -a², तो -a² यहाँ पर आ गया, -1 फिर माइनस कॉमन हो गया, तो इनकी माइनस का a² माइनस का a² + 1 हो गया, और ये बन जाएगा आपका z - a का होल स्क्वायर। इसी तरीके इसका कर लो तो z + a का होल स्क्वायर माइनस √a² + 1 का होल स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया i/2, a से a कैंसिल, i/2 इंटीग्रल ओवर c, और ये आज इसके फैक्टर a + b a - b है ना, तो इस तरीके से ये फैक्टर हो गया dz। तो ये आ गया i/2, और अलग अलग कर लीजिए, इस इंटीग्रल को अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रल ओवर c। तो अब यहाँ पर देखिए जो पोल्स हैं, यहाँ ये इनको जीरो करोगे तो z इसको जीरो करोगे तो z a माइनस √a² + 1 और z a + √a² - 1, और इसको जीरो किया तो z -a -√a² + 1 और z इसको किया तो z a + √a² + 1, 4 पोल हो गए। तो इनमें से कौन सा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रखे हैं, तो देयरफॉर उस यूनिट रेडियस के सर्किल में कौन सा पोल आ जाएगा, z a -√a² + 1, a की वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो यानी जो अपोजिट वाली साइन है, जैसे ये प्लस ये माइनस और ये प्लस प्लस, ये बाहर हो जाएगा सर्किल के, माइनस माइनस सर्किल के बाहर हो जाएगा। ये अपोजिट साइन वाले, इसको आप a की वैल्यू कोई भी रख के देख लीजिएगा, a की वैल्यू सपोज 5 रख दें तो इसको देखेंगे तो ये 1 से कम आ जाएगी वैल्यू, इसको रख के देखो तो 1 से कम आ जाएगी, ये 1 से ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिट रेडियस के सर्किल के अंदर केवल ये 2 पोल आ रहे हैं, तो लाइज इनसाइड द सर्किल यूनिट सर्किल C। तो अब इसमें हम लोग काची इंटीग्रल फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2πi इंटू FA, जो पोल होगा, पोल इनमें से कौन सा है, जो अपोजिट साइन वाला है, यानी कि ये वाला पोल है, तो ये हो जाएगा 2πi इंटू पहला पोल हो गया ये वाला, और प्लस माइनस i/2 ये ही है, माइनस का i/2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi इंटू f माइनस a + √a² + 1 है ना। अब इस FA की वैल्यू क्या होगी, FZ की वैल्यू, तो इसमें पोल को छोड़ के बाकी को न्यूमरेटर में करना होगा, तो ये पोल है, इसको न्यूमरेटर में करो तो 1/z - a और माइनस √a² + 1, ये आपका FA होगा। ठीक है, तो ये FA हो गया 1/, ये FZ हो गया, और Z की जगह पे यही वैल्यू रखना है, FZ की वैल्यू क्या हो गई 1/, ये वैल्यू, और Z की जगह क्या रख देना है, Z की जगह a माइनस √a² + 1 रख देना है, तो ये रख देंगे तो a कैंसिल हो गया। इसी तरीके दूसरे वाले में Z इसका पोल क्या है, इसका पोल ये वाला है, तो यहाँ z की जगह ये रख लेंगे दूसरा वाला पोल -a + √a² + 1, तो -a + √a² + 1 और प्लस का a + √a² + 1, तो इसमें a कैंसिल हो गया, इसमें भी a कैंसिल हो गया, तो माइनस का पाई इंटू ये कितना बचा, माइनस का 2, सो 1/- 2 √π² + 1 और प्लस का पाई इंटू ये प्लस का है तो 2 √a² + 1, तो ये देखिए 2 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस का, तो π/√a² + 1 हो जाएगा, ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग सेक्शन C के सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो उसमें पार्ट 1 में सेक्शन A और B सॉल्व कराया गया है, पार्ट 2 में सेक्शन C
किस ईयर का पेपर है? 2022-23, पेपर कोड BAS 203, यूनिवर्सिटी AKTU। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये 2022-23 का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पर आपको सेक्शन A की लिंक और आपको प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर इम्पॉर्टेंट मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, टॉपिक वाइज सॉल्व हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।